नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। राज्यसभा की शाम होते होते सूची बीजेपी ने जारी की और फिर देर रात आधी रात पर कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी की। कांग्रेस की सूची पर सब बातचीत करेंगे, बीजेपी पे कोई करे ना करे, उसमें कमियां खंगालेंगे। क्या किया राहुल गांधी ने, कौन से टीम का आदमी कर दिया, इसका पत्ता काट दिया। इस बार राहुल की इस सूची में ये पता लगा कि अब राहुल एक नई कांग्रेस की ओर चल पड़े और ये पिछली 3 बातों से इसे जोड़िए। तमिलनाडु में खटाखट वो कहते हैं, खटाखट उन्होंने समर्थन दिया, एक राज्य में सत्ता के साथी बने और 59 वर्ष बाद, 59 ईयर बाद वहां कांग्रेस का मिनिस्टर बना। केरल, एक ऐसा आदमी जो जनता के बीच का था। दूसरा, तीसरा निर्णय, बीजेपी की कौन के नीचे दबी हुई एक सरकार जो बार बार कही जाए, भाई ईडी सीबीआई कभी किसी को लपेटे में ले सकती है, सब डी के शिवकुमार नहीं हो सकते हैं, कोई भी बिदक सकता है। साध के निकाला और लोग समझ ही नहीं पाए, मीडिया के लोग, तब तक तो सत्ता परिवर्तन हो गया, डी के शिवकुमार चीफ मिनिस्टर हो गए। चौथा आज जो किया है वो राज्यसभा की सूची है। कई दिग्गज इसी आरती करते रह गए। कई लोगों के बारे में तो ये खबर है कि वो बीजेपी के खेमे में गए तो पूरी और पत्तल खत्म हो गई, फिर जब लौट के आए कांग्रेस की तरफ तो कोई जूते उठा ले गया। अब कांग्रेस में भी नहीं घुस पा रहे हैं, इधर खाना नहीं मिला, इधर जूते नहीं है, तो अब किधर जाएं। ऐसे कई लोग हैं। हालांकि मैं फिर धन्यवाद दूंगा दिग्विजय सिंह को, उन्होंने स्वतः कह दिया कि मुझे राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए, चाहे मिले या ना मिले, लालसा क्या है मुझे नहीं मालूम। और बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजा है इस बार, पता नहीं संघ के दबाव में भेजा है या संघ कार्यकर्ता, रजनीश अग्रवाल, वो एक अच्छे भेजे गए हैं। उनका मैं अभी बयान सुन रहा था, मैं अभी भावुक हो गया उनकी बात सुन के। और सर ने भी कहा कि वो अच्छे व्यक्ति हैं और कोई चीज अच्छी होती है तो वो किसी भी दल की हो, हम लोग वो नहीं है कि अच्छी बात को भी गलत बताएं। कल मोदी जी ईमानदारी से सब काम करने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें जो अब तक हुआ वो गलत हुआ, हम कल से सुधार करेंगे। हम ईमानदारी से कह रहे हैं हम कल से सरकार की तारीफ करना शुरू करेंगे, लेकिन तारीफ के काम करो, ऐसे नहीं। तो सर क्या है सूची, किस किस को क्या मिला, क्या आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक मिला? फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा। देखिए, हम बातचीत शुरू करते हैं। आपने जो कहा कि राहुल अपनी नई कांग्रेस बना रहे हैं, शिव कुमार जी, हम उन शुरुआती पत्रकारों में से हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दिन कह दिया था कि आज से राहुल गांधी अपनी नई कांग्रेस बनाने सड़क पर उतरे हुए हैं। हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की, उसके बाद एक दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हुई और अंततः राहुल गांधी ने अपनी कांग्रेस बना डाली। समय लगता है, हर पार्टी का एक संक्रमण काल होता है। जब पीढ़ी परिवर्तन होता है वो भी खास तौर से तब जब पार्टी सत्ता में न हो। पार्टी अपने ढलान के दिनों में से गुजर रही है, बहुत कम उसके पास ताकत है। पूरे देश में गिने चुने 4 राज्यों में उसकी सरकार है, 2 जगह सहयोगियों की सरकार है जिनमें कांग्रेस शामिल है। ऐसे समय में ये जो आंतरिक सत्ता परिवर्तन करना है ये बहुत आसान काम नहीं था। राहुल गांधी जब कांग्रेस की कमान संभालने आए, पहले उपाध्यक्ष बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस पूरे दौर में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े दिग्गज जो खुद को कांग्रेस से बड़ा समझते थे, ऐसों से उनका सामना हुआ। बहुत से लोग सोनिया गांधी के सहयोगी थे, बहुत से लोग उनके पिता के सहयोगी थे, उनके क्लासमेट्स रहे थे। ऐसे भी थे जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहलाते थे। इन सब लोगों के बीच में राहुल गांधी को अपनी टीम बनाने की चुनौती मिली थी। समय लगा, उतार चढ़ाव आया, हारे जीते। 2018 में राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इस बीच में हिमाचल में जीते, सरकार बनी, केरल में सरकार लौटी, तमिलनाडु में शामिल हुए सरकार में। तो राहुल गांधी की इस उतार चढ़ाव वाली यात्रा में अब जो लोग उनके साथ अब तक डटे रहे हैं
उन्हें इनामात मिलने का समय आ गया। आप कल्पना करिए, जब सरकार में कभी आए, भूले भटके कांग्रेस की सरकार बनी, तब उनके करीबियों और विश्वसनीय लोग जो आड़े वक्त में साथ खड़े रहे, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें क्या मिलेगा, इसकी एक थोड़ी सी परछाई राज्यसभा के टिकटों में, नामों में दिखाई देती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग इसी में मीन मेख निकालेंगे, मीमांसा करेंगे। बीजेपी में किसको क्यों मिला, वो कौन से चुग साहब हैं, कहां से उन्हें मध्य प्रदेश का टिकट मिला है। रजनीश अग्रवाल हमारे मित्र भी रहे, हम भोपाल में एक चैनल में थे, हमारे डिबेट में आया करते थे वे, मैं चैनल हेड था वहां। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संवेदनशील हैं, और पार्टी ने उनका चुनाव करके एक अच्छा फैसला किया है, निश्चित तौर पर हम उसकी तारीफ करें। लेकिन कांग्रेस की सूची में लोग सबसे पहले ये देखना शुरू करते हैं, एकदम खुर्दबीन लगा देते हैं, टेलीस्कोप लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के, जिसमें से अमीबा भी दिखाई दे जाए, कि जरा सा कोई छोटा सा भी कोई झोल हो क्लू मिल कांग्रेस जाए, के कोई क्लू नाम मिल में, जाए, कोई क्लू कुछ मिल जाए। तो सबसे पहली चीज क्या ढूंढी जाती है? राहुल गांधी सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक संतुलन की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो राहुल गांधी भूल जाते हैं। इस बार कोई ऐसा नहीं कह पाएगा। जो नाम घोषित हुए हैं उनमें 2 दलित हैं, 2 ब्राह्मण हैं, एक पंजाबी है, एक मुसलमान है, महिला है। तो अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम तय करने में एक सामाजिक समीकरण भी बिछाया है। सबको साथ लेकर चलने की भावना इसमें दिखाई देती है। आप थोड़े से नामों पर विचार कर लीजिए। आपने जो बताया कि कौन से बड़े काम राहुल गांधी ने कर डाले हैं, उसमें DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बहुत बड़ा कदम है, और केरल में भी VD सतीशन को। 2 बातें हैं इसमें। DK शिव कुमार मोदी शाह की ताकत, उनकी एजेंसियों, उनके जुल्म और सितम के सामने नहीं झुके। उनके सामने तो ऑफर था, 50 दिन उन्हें तिहाड़ भेजा गया था कि बीजेपी में आ जाइए, विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री बन जाइए। वे नहीं झुके, आज मुख्यमंत्री हैं। VD सतीशन को वहां उस प्रदेश के लोगों की भावनाओं को नजर में रखकर मुख्यमंत्री बना दिया। अब बारी आई राज्यसभा में उन लोगों को भेजने की जो न केवल इस सत्ता से, सरकार से लड़ रहे हैं पूरी ताकत से, बल्कि निष्ठावान भी हैं। 3 नामों का जिक्र करेंगे, बाकी खड़गे साहब के नाम का उल्लेख करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, वे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें राज्यसभा में लाना, दोबारा वहां बनाए रखना एक स्वाभाविक सी बात थी, उसमें कुछ भी हैरानी की बात नहीं। लेकिन पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजकर राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि आपकी तपस्या में कमी आपको तब लग रही थी, भले ही आपने ट्वीट किया था पिछली बार जब नाम घोषित हुए थे, लेकिन आपने धैर्य रखा, पार्टी के साथ बने रहे, निष्ठावान रहे, तो अंततः आप राज्यसभा में जा रहे हैं। और पार्टी ने यह भी देखा कि अभी आपने हेमंता बिश्व शर्मा के तमाम हथकंडों का मुकाबला किया, जेल जाने से बचने के लिए भले जमानत ली, लेकिन थाने में हाजिरी लगाई, घंटों सुनवाई हुई, जवाब दिए वहां पर, सवाल जवाब के लड़ते रहे। आज उनको इनाम मिल गया। पवन खेड़ा कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AICC दफ्तर में जो बोलते थे, वैसी ही उनकी आवाज अब संसद में सुनाई देगी। हार जीत का तो कोई संशय है ही नहीं, जीतना ही है। प्रवीण चक्रवर्ती, ये प्रोफेशनल कांग्रेस के मुखिया हुआ करते थे, और इस वक्त कांग्रेस का जो टेक्नोलॉजी वाला, टेक्निकल विंग है, IT वाला, और ये सारा रिसर्च का जो विंग है, उसके मुखिया है। उन्होंने सलाह दी थी कि टीवी के, पार्टी के जोसेफ विजय के साथ समझौता कर लिया जाए। भले उस वक्त उस बात को नहीं माना, लेकिन अंततः वहां उनकी समझदारी से जो कुछ हुआ, इसका इनाम उन्हें मिल गया, वे राज्यसभा में जा रहे हैं। तीसरा नाम मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में कई निहितार्थ छुपे हुए हैं, कई संदेश छुपे हुए हैं उस एक नाम के पीछे।
नाम है मीनाक्षी नटराजन। उनके बारे में दर्शकों को बता दें, 2009 में मीनाक्षी नटराजन ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एक ऐसे दिग्गज को चुनाव हराया था जिनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे। दिग्गज नेता, अटल बिहारी वाजपेयी के समय के नेता, लगातार चुनाव जीत रहे थे, 6 बार, 7 बार, 8 बार। मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव हरा दिया था। बाद में अगला चुनाव भी हार गई, 2014 का। 19 में लोकसभा चुनाव लड़ी नहीं, या संभवतः 24 में नहीं लड़ी। वे राहुल गांधी की कोर टीम की सदस्य हैं, पढ़ी लिखी हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हैं, एलएलबी हैं। ये है मीनाक्षी नटराजन। तो इनको भेजकर एक तो महिला का कोटा पूरा कर दिया, दूसरा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा का इनाम भी मिला है। वे लेखक भी हैं, उनकी 1857 की क्रांति पर एक किताब आ चुकी है, उसके विमर्श का संचालन मैंने ही किया था। उस किताब पर जो विचार विमर्श हुआ था भोपाल में, इन लोगों को भेजकर राहुल गांधी ने ये बता दिया है कि अब उनकी कांग्रेस में रेस के घोड़े चलेंगे। ये मुहावरे का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि भोपाल में ही राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़े, बीमार घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, पता नहीं कौन कौन से घोड़े बता दिए थे, और साफ कहा था कि अब हमारी कांग्रेस में इस दौर में रेस के घोड़े चलेंगे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में उम्मीदवार संभावित कौन कौन थे? देखिए, संभावितों में तो बहुत नाम थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी प्रयासरत थे, अरुण यादव थे, कई नाम चल रहे थे। जो कमलेश्वर पटेल थे, वे भी राहुल गांधी के करीबी लोगों में। ये सारे नाम हैं जो गिने जाते हैं। कमलनाथ जी तो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में जाने जाते रहे, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। दिग्विजय सिंह दावेदार नहीं थे, ये मैं इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आपने भी कहा कि अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया था कि अब उन्हें राज्यसभा नहीं जाना, वे पार्टी की सेवा एक कार्यकर्ता के रूप में करते रहे। और देखिए, लोग दिग्विजय सिंह की कैसी भी, कितनी भी आलोचना कर दे, वो आदमी अपने वचन का तो पक्का है, अपने कॉल के इतने पक्के हैं कि जब वे चुनाव हारे थे मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने कह दिया था कि मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा। इतिहास गवाह है। उनके उस वनवास काल में तो यूपीए की सरकार थी, वे चाहते तो राज्यसभा में चले जाते, मंत्री बन जाते यूपीए सरकार में। 10 साल तक कोई पद नहीं लिया, ये बहुत बड़ा संकल्प था, वो भी तब जब केंद्र में आपकी सरकार थी। तो उन्होंने जब ये कह दिया मुझे राज्यसभा में नहीं जाना, तो नहीं जाना। मैं जिस संदेश की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी का यही जो भोपाल में दिया गया संदेश था कि अब बूढ़े घोड़े, बारात के घोड़े नहीं चलेंगे। तो मध्य प्रदेश के इन तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गजों को, और देश के दूसरे राज्यों में भी, सबके लिए संदेश दे दिया गया है कि अब राहुल गांधी के साथ तो वही चल पाएगा जो मोदी शाह से टकराने की हिम्मत रखता हो, पार्टी और गांधीवाद की विचारधारा के प्रति निष्ठा रखता हो, गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान हो। ये पात्रताएं, ये अर्हताएं तो चाहिए ही। इनाम देर सवेर मिलेगा, देर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी भी है शिव कुमार इसमें। इस समय कांग्रेस के पास ऐसा तो है नहीं कि 10 राज्यों में सरकारें हैं, किसी को कहीं से भेज दो राज्यसभा में। गिने चुने राज्यों में सरकारें हैं, गिने चुने विधायक हैं। वो तो सर एक उम्मीदवार तो टीवीके ने जबरदस्ती भिजवा दिया है, विजय ने जबरदस्ती। देखा जाए, वहां तो पांच विधायक हैं कांग्रेस के। कायदे से तो पात्रता ही नहीं है कांग्रेस की वहां से राज्यसभा में किसी को भेज। मिल जानी चाहिए, वहां नहीं मिल पा रही है उन्हें। जम्मू कश्मीर में एक सीट मिलनी चाहिए, लेकिन वहां नहीं मिल पा रही है, और जहां नहीं मिलनी चाहिए वहां मिल गई, वहां से मिल गई। एक चीज पर जरूर मैं बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 6 महीने से इस कवायद में जुटी थी कि किसी तरह तीसरी सीट भी हथिया ली जाए। विधायकों की गणित के हिसाब से उसका जो फैलान आप करेंगे, 2 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिलना तय है, जो पहले से सुनिश्चित थी, जो संख्या चाहिए उस हिसाब से। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये थी कि तीसरा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जाए और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग कराकर, बेतरघात करा के, विधायकों को तोड़कर तीसरी सीट भी हथिया ली जाए।
माननीय पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम बहुत दावेदारी के साथ चल रहा था। कुछ और नाम चल रहे थे कि तीसरा मोर्चा भी अड़ाएगी बीजेपी। कम से कम मुझे अब नहीं लगता, क्योंकि सारे नाम घोषित हो चुके हैं। यद्यपि अभी नामांकन में समय है, हो सकता है एंड टाइम पर बीजेपी अपना तीसरा प्रत्याशी अड़ा दे, लेकिन उसके लिए कम से कम उसे 8 विधायक तोड़ना पड़ेंगे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करवाना पड़ेगी। और वो कवायद कर चुकी है बीजेपी। ऐसा भी नहीं है कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में ये कोशिश नहीं हुई है। कई असंतुष्ट कांग्रेस विधायक हैं, उन पर हाथ फेरा जा चुका है, उन्हें लालच प्रलोभन सब पहुंचाए जा चुके हैं। लेकिन शायद 2-4 हो सकता है मन बना रहे हो, लेकिन 2-4 से काम नहीं चल रहा है। और अब मीनाक्षी नटराजन को उतारने से एक तो महिला प्रत्याशी, ऊपर से कांग्रेस में भी कोई बेतरघात करने वाला होगा तो उसे 2 बार सोचना पड़ेगा कि ये टीम राहुल की सदस्य है, इनके खिलाफ अगर क्रॉस वोटिंग की तो कल को विधायक हरियाणा की तरह सर, करमवीर बौद्ध हरियाणा की तरह। जी बिल्कुल, जिस तरह करमवीर बौद्ध गए राज्यसभा में। तो अब कांग्रेस और राहुल गांधी वो जो पॉलिसी पैरालिसिस, अनिर्णय, फैसला न करने का असमंजस, ढुलमुल रवैया, उस सबसे निकल आई है। अब तो राहुल गांधी फैसले आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि इस जोखिम का कोई नफा नुकसान क्या होगा, जो होगा तो देखा जाए। जी नहीं, ऐसी ही होनी चाहिए। लोग इसी कांग्रेस का तो इंतजार सर कर रहे हैं, जो बीच में ढुलमुल हो गई कि चुनाव पर्चा भरने का टाइम आ गया है, 1 दिन बचा है, उम्मीदवार आ ही नहीं रहे हैं, उम्मीदवारों की सूची नहीं आ रही है, अनिर्णय है। मैं तो यहाँ तो एक बात और सर कहूंगा, शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, कि उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग का काम अभी फाइनल कर लेना चाहिए, तो फिर उत्तर प्रदेश में बदलाव कर सकते हैं। ये जो अनिर्णय रहता है उससे बहुत नुकसान होता है। उसमें ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, ये इंडिया गठबंधन का बड़ा नुकसान कर देती है। जैसे राहुल ने जो 1-2 बयान दिया बंगाल में, उसे ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर प्रचार किया। वैसे राहुल का बयान नहीं चलता है, और जो वहां शब्द बोले वो खूब चले टीवी पे जम के। ऐसे ही बिहार में जितने दिन राहुल नहीं गए, बिहार में लालू ने अपने घर से उन्हें भगाया, कांग्रेस के प्रभारी को, वो खबर खूब चली, और ये किसी ने नहीं कहा कि सीट शेयरिंग हो गई है। तो जो बिहार में हुआ वैसा उत्तर प्रदेश में ना हो, उससे पहले सब कुछ निपट जाए तो अच्छा है, वरना समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालात बड़े विपरीत है, हालात बड़े विपरीत। देखिए, अगली चुनौती जो है वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की जो रणभूमि अभी से तैयार हो रही है, जिसमें एक तरफ बीजेपी है, मोदी योगी हैं, अमित शाह हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति है, रोज मोदी जी योगी जी के बयान हैं कि बोली से नहीं समझोगे तो गोली से समझोगे, गाय तो हमारी माता है, पशु कैसे घोषित कर दें। ये मौलाना और मुल्ले जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब चुनाव की ही पूर्व पीठिका है, उसकी तैयारी है। तो बीजेपी तो तय है कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ेगी। 80-20 के नारे लगेंगे चुनाव से पहले, मुसलमानों के नरसंहार की अपीलें की जाएंगी, सब कुछ होगा। मुकाबले में आपके पास क्या है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा औजार है, कौन सा फॉर्मूला है जिसकी दम पर वो इस सांप्रदायिक राजनीति की मुखालिफत करेंगे? फॉर्मूला उनके पास है पीडीए का, सामाजिक न्याय का, संविधान की रक्षा का। तो अभी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक सीट मांगने चली आए और अंततः कमलनाथ जैसे नेता कह दे कौन समाजवादी पार्टी, कौन अखिलेश यादव, उनका क्या अस्तित्व है, और अंत में कांग्रेस को ही खामियाजा भुगतना पड़ा। तो हम और आप चुनाव हारा गया, जीता हारा गया, चुनाव हारा। बिल्कुल। तो हम और आपको कोई जरूरत नहीं सलाह देने की, और हमें क्या लेना देना कांग्रेस है समाजवादी पार्टी से। हम क्यों सलाह दें उन्हें कि अभी से सीट बंटवारा कर लें। हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं कि अगर कोई चुनाव फेयर तरीके से होना है, राजनीतिक तौर पर ही चुनाव लड़ा जाना है,
तो जो आमने सामने मोर्चे हैं उनमें से दूसरे मोर्चे को क्या करना चाहिए, ताकि कल आप इस बात का न रोएं कि एसआईआर में लाखों नाम काट दिए, ईवीएम से गड़बड़ी हो गई। एंड अभी कुछ टाइम तक बोलोगे नहीं, अभी कुछ बोलोगे नहीं। अभी बोलेंगे नहीं और सीट बंटवारे पे अभी कोई बात नहीं करेंगे। वो तो नामांकन के दिन तक बैठकें चलती रहेंगी, उल्टी सीधी बयानबाजियां होती रहेंगी, फिर कहेंगे कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, दोस्ताना मुकाबला। अरे भाई, अगर बीजेपी से लड़ना है, उससे मात देनी है, तो दोनों पार्टियों को बहुत सारे ईगो छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारे हित छोड़ने पड़ेंगे, एक दूसरे के लिए तालमेल करके लड़ना पड़ेगा, तभी शिकस्त दी जा सकती है। और बिल्कुल असंभव नहीं है बीजेपी को चुनाव हराना, कतई ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है। लोग कितना भी कहते हो, 2018 में 3 राज्यों में बीजेपी हारी थी ना। लोग कहते हैं आरएसएस जिता देती है, उसके स्वयंसेवक लग जाते हैं। मैं तो 1000 डिबेट में पूछ चुका हूं कि 2018 में आरएसएस का काडर कहां चला गया था, छुट्टी पर गया था क्या? अभी सीएल लेकर 2024 कहीं अभी 2024 में कहाँ चला गया? 24 में कहां चला गया था? चलिए छोड़िए लोकसभा चुनाव, हम तो पूछते हैं देश की राजधानी दिल्ली में कहां था जब अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे थे? सर तब इसे भी आरएसएस छोड़ का दो, इसे भी छोड़ो, झारखंड में अभी कहाँ चला गया? 6 महीने पहले, 1 साल पहले की बात है। फिर तो ये सब जीत के बाद की तूमार बांधने की कोशिशें हैं। एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि वो एक मीम चलता है कि साइकिल पर एक स्वयंसेवक जा रहा है कि ये चुपचाप जाता है, चुनाव जिता जाता है। अरे कोई स्वयंसेवक अपनी दम पर चुनाव नहीं जिता सकता, कोई संगठन इस तरह से चुनाव नहीं जिता सकता जब तक कि जनता खुद फैसला न करे, या बंगाल की तरह लाखों वोट काट दिए जाएं, वर्दीधारी बलों की दम पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए, और बाकी जो कुछ तंत्र के जरिए हो सकता है वो देश के सामने है, साबित हो चुका है। जी सर एक अंतिम सवाल बस आपसे पूछूंगा। पवन खेरा ने बड़ी शानदार व्यवस्था की, आपने अभी डिटेल में बताया। अब पवन खेरा को राज्यसभा भेज दिया गया। विपक्षी अभी चलाने लगे ट्विटर पर कि उनकी तपस्या कामयाब हो गई। क्या इसको देखकर जो अब तक कांग्रेस की बात मीडिया में, कांग्रेस की बात सार्वजनिक तौर पर रखने में थोड़े हिचक रहे थे, क्या आपको नहीं लगता अब खुलकर बैटिंग होगी? मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब कोई भी पार्टी हो, मैं तो कह रहा हूं पवन खेड़ा जैसे मुखर रूप से बोलने वाले लोग हों, या बीजेपी में रजनीश अग्रवाल जैसे लोग। रजनीश अग्रवाल भी बोलने में बहुत मुखर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में रीजनल चैनल्स पर बहुत दमदारी से अपनी बात कहते रहे, तो उन्हें इसका इनाम मिला है, पवन खेड़ा को भी इनाम मिला है। तो दोनों पार्टियों के जो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि पार्टी सुपात्र का सम्मान करती है, अवसर देती है, बीजेपी भी देती है, हम इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। पर ऐसे लोग जो धैर्य नहीं रख पाते, सत्ता के सामने घुटने टेक देते हैं, डर जाते हैं, या किसी लालच में, प्रलोभन में दूसरे पक्ष में जाकर बैठ जाते हैं, उन्हें तो इनाम नहीं मिलेगा। बीजेपी में मिलता है, बीजेपी में तो दल बदलुओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है पूरे सम्मान के साथ। बस हमारे महाराज कोई नहीं बना रही है, पता नहीं क्या नाराजी है। बाकी शुभेंदु अधिकारी, हिमंता विश्व शर्मा, उत्तर पूर्व के सारे मुख्यमंत्री सब भूतपूर्व कांग्रेसी हैं, और अभी बिहार सम्राट वाले चौधरी भी आरजेडी के, उन्हें भी बता दो, वो भी आरजेडी के हैं। तो वहां तो दूसरे दल से आने वाले मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, पर कांग्रेस में थोड़ा सा निष्ठावान लोगों की पहचान और परख अब शुरू हुई है, और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आपने सही कहा, दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि बिना डरे, बिना रुके, बिना संकोच के सत्ता से सवाल करो, पार्टी की नजर रहेगी, पार्टी को अवसर मिलेगा, पार्टी जब इस स्थिति में होगी कि आपको कुछ दे सके तब पार्टी देगी। पहला फर्ज तो आपका है कि आप पार्टी को क्या दे रहे हैं, निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी, उसके लिए संघर्ष। आज जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, आप देखिएगा 10 साल बाद इनमें से कौन कौन कहां पहुंचा होगा।
सबको अवसर मिलेगा। जो एनएसयूआई में लड़ते रहे वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लड़ाइयां लड़ी, लाठियां खाई, वे बाद में सांसद, विधायक बने, मंत्री बने। रमेश चन्नीथला को देख लीजिए ना, डीके शिव कुमार को देख लीजिए। डीके शिव कुमार ब्लॉक अध्यक्ष से राजनीति में आए थे, उन्होंने खुद बोला है। रमेश चन्नीथला, ये अपना वीडी सतीशन, ये लोग तो राष्ट्रीय एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता से होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं। रमेश चन्नीथला तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज गृह मंत्री हैं केरलम में। तो समय आ रहा है, पर इस मंथन के दौर में, इस संक्रमण काल में जो साथ रहेगा उसी को मक्खन मिलेगा। जी चलिए सर, आपने बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मक्खन बटा है तो मक्खन के जो वाकई दावेदार थे उनको मिला है। अब देखते हैं सुबह आज दिन में ये मीडिया किस किस को खराब मक्खन देने के कारण गुनाती है, क्या क्या बातें बताती है, उस पर हम नजर रखेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।